स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में जहां पर व्यक्ति 10, 12, 13 घंटे लगातार काम कर रहा है, उसके बावजूद भी वो इतने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम नहीं कर पा रहा जितने वो आज से 5 साल पहले करा करता था। ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से रियल वेजेस लगातार फॉल हो रही हैं और कहीं ना कहीं राज्यों में एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी स्थापित हो रही है इन कंटेक्स्ट ऑफ ओवरऑल वेज डिमांड। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्यों भारत के कुछ राज्य तो बेहतर कर रहे हैं और कुछ राज्यों में जो रियल वेजेस है वो लगातार गिर रही है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और डिटेल डिस्कशन करते हैं इसके पीछे के मुख्य कारण पे। तो अगर पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं तो नेशनल रियल वेज ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में रियल वेज जो ग्रो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 0.01% की ग्रोथ इसमें आई है। यानी कि अगर हम बताएं तो रियल वेज ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स में सिर्फ और सिर्फ 0.01% की ग्रोथ लेकर आया है। स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो 17 स्टेट भारत के 28 राज्यों में से 17 राज्यों में रियल वेजेस डिक्लाइन हुई है। और ये जो रीजनल डिवाइड है ये बहुत बड़ा है भारत के कुछ रिच स्टेट्स में और भारत के पुअर स्टेट्स में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यहां पर आपको ये नहीं बता रहा कि कौन सा राज्य क्यों वीक है, क्या कारण है, ये सब चीजें हमें पता है। लेकिन मैं आपको यहां पे मेजर 3 रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है। सबसे बड़ा रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक बेस। आप सब ने टाटा का और वेस्ट बंगाल का जो एक रिलेशन था उसके बारे में आपने सुन रखा होगा। मैं आपको 2 मिनट के लिए उसको दोहराता हूं। टाटा अपना नैनो प्लांट जो था, टाटा नैनो का जो प्लांट था वो बंगाल में उसने स्टैब्लिश किया, लैंड परचेस किया, बहुत बड़ी प्लानिंग करी, सब कुछ बहुत अच्छा लेबर फोर्स हायर करने की प्लानिंग हुई, R&D लगाई और एक ऐसी कार बनाने के लिए टाटा प्रोजेक्ट कर रहा था जो कि हर आदमी, आम आदमी की जेब को जो उससे अफोर्ड कर पाए। अब वहां पर क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल की जो सरकार थी उसने कहीं ना कहीं लैंड लॉस को लेकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी। ये कहा कि भाई ये तो एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर हम इस पे फैक्ट्री लगाएंगे तो किसानों को ये इंपैक्ट प्रॉब्लम हो सकती है। उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण ये हुआ कि टाटा ने अपना प्लांट वहां से शिफ्ट करके दूसरे राज्य में खोल दिया। अब उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर जो स्किलफुल लेबर है, जो बंगाल का स्किलफुल लेबर है, वो तो कहीं ना कहीं गुजरात चला जाएगा या वो महाराष्ट्र चला जाएगा। लेकिन जो वहां का सेमी स्किल्ड या जो अनस्किल्ड वर्कफोर्स है उसको जॉब देने के लिए वहां कोई नहीं है। उसका रीजन ये है कि वहां पर जो छोटी मोटी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होंगी वहां पर वो काम करेगा एक बेसिक वेजेस पर, और वो बेसिक वेजेस उस इन्फ्लेशन कॉस्ट को मेट आउट नहीं कर पाएगी। एक और रीजन समझते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, उत्तर प्रदेश के टोटल स्किल्ड लेबर फोर्स की बात करें तो वो लगभग 18 करोड़ के आसपास है, अगर हम स्किल्ड लेबर्स की ओवरऑल बात करें तो। अब अगर इस स्किल्ड लेबर फोर्स 18 करोड़ के आसपास की मान लेते हैं और पूरे भारत में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और विश्व भर की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको टोटल मान लीजिए 18.5 करोड़ स्किल वर्कफोर्स चाहिए। अब क्या ये पॉसिबल है कि उत्तर प्रदेश के 18.5 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाए, स्किल्ड लेबर मिल जाए, प्रॉपर वेजेस मिल जाए? क्योंकि भाई वहां पर जो व्यक्ति है वो 18 करोड़ तो वहीं पे है और 18.5 करोड़ की डिमांड है। तो 50 लाख क्या भारत के बाकी 27 राज्य देंगे? तो ये एक और बहुत बड़ा रीजन है। तो आप ये समझिए कि इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक बेस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और उस इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक बेस के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड सेक्टोरल डिपेंडेंस। देखिए, जितना टर्म्स ऑफ ट्रेड इजी होगा, जितना आप बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट होगा, जितना सिंगल विंडो क्लियरेंसेज होंगी, उतना ही उस राज्य में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। आप देखिए, गुजरात को देखें या महाराष्ट्र को देखें या बाकी राज्यों को देखें जहां पर एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, उसका बहुत बड़ा एक रीजन है कि वहां पर कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत प्रमोट किया जाता है और कहीं जबरदस्ती के जो कम्युनल प्रॉब्लम्स हैं या पॉलिटिकल इश्यूज हैं या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हैं वो वहां पर कहीं ना कहीं बहुत कम है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट रीजन कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, जो बिजनेस एनवायरनमेंट जो राज्य ज्यादा अच्छा प्रोवाइड करता है वहां पर ओवरऑल वेजेस और जो डिमांड है स्किल वर्कफोर्स की वो बेहतर होती है। दूसरे अगर हम कारण पे चलें तो वो है पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब यहां पर मैं इस इशू को एक राजनीतिक तूल नहीं दे रहा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, जिन राज्यों में 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे राजस्थान का एग्जांपल हम लें, राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस पिछले 50-60 सालों से कभी बीजेपी आती है, फिर कांग्रेस आती है, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, यही वहां चल रहा है।
गुजरात में अगर आप देखें तो काफी सालों से बीजेपी की सरकार वहां पर है। लेकिन अगर हम ओवरऑल यहां पर बात करें जिन राज्यों में पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा हैं, जैसे अगर हम बंगाल की बात करें या यूपी की बात करें या बिहार की बात करें, जहां पर रीजनल पार्टीज का भी डोमिनेंस बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो सपा हो चाहे वो बसपा हो, उधर बंगाल में आप देखिए चाहे वो तृणमूल हो, तो जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज मल्टीपल होती है वहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट और वहां का जो एफडीआई है वो कंपैरेटिवली सोच ही नहीं पाता कि किस तरह की सरकार यहां पर होगी और कैसा वो एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करेंगे। क्यों गुजरात में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होते हैं, क्यों महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होते हैं, क्यों कर्नाटका में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होते हैं? उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वहां पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो दो पॉलिटिकल पार्टीज है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट्स एफडीआई और डोमेस्टिक इंडियन कंपनीज को पता होता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का क्या स्ट्रक्चर है, क्या माइंड फ्रेम है रिगार्डिंग टू प्रमोटिंग द बिजनेस। लेकिन अगर आप 5 पॉलिटिकल पार्टीज जो कि सेम कंटेंडर हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, वहां पर बिजनेस का ऊपर इंपैक्ट इसलिए आएगा क्योंकि ये पता नहीं होगा कि जो अगली सरकार बनेगी वो कितना अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो ओवरऑल रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जहां पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उधर बिजनेस कहीं ना कहीं प्रमोट ज्यादा अच्छे से होता है। तीसरी बात आती है हाई मिनिमम वेज। देखिए हाई मिनिमम वेज भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। अगर हम हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो गुरुग्राम जो है एक अच्छा सिटी है, एक बड़ा सिटी है जहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हरियाणा की सरकार या हरियाणा में सरकार ये कमिट कर दे कि भाई हम मिनिमम वेजेस जो दे रहे हैं वो हाई दे रहे हैं, 500-700 रुपए मिनिमम वेजेस दे रहे हैं। अब आप एक बार इमेजिन करिए कि मिनिमम वेजेस अगर ज्यादा हाई कर दी, 500-700 रुपए कर दी, तो उससे क्या तकलीफ होगी? उससे तकलीफ ये होगी कि जो प्राइवेट कंपनीज यहां आएंगी या जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां आएगा या जो यहां डोमेस्टिक कंपनीज आएगी, उन्हें भी ये पता होगा कि हमें यहां पे 500-700 रुपए तो मिनिमम वेज देनी ही पड़ेगी। उस वजह से कहीं ना कहीं उनके ऊपर बर्डन आएगा एंड दे विल कंसिडर दिस थिंग कि वेयर देयर इज बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर देयर इज कंड्यूसिव बिजनेस पॉलिसीज, वेयर देयर इज अ स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, वी शुड प्रमोट आवर बिजनेस देयर ऑन। इस पे एक छोटी सी केस स्टडी मैं आपको और बताता हूं। मान लेते हैं कि 2 कंपनीज हैं, एक है अमेजॉन, एक है इन्फोसिस। देखिए मैं इस वीडियो में एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मैं यहां किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे प्रिवेल करता है। तो एक अमेजॉन लेते हैं, एक हम ले लेते हैं इन्फोसिस या टीसीएस। अब आप एक बार समझिए कि अमेजॉन को मान लीजिए किसी व्यक्ति को हायर करना है, उन्होंने ये तय कर लिया कि हमें 5 व्यक्ति हायर करने हैं और 30 लाख रुपए पर व्यक्ति को देना है। तो उनके पास क्रीम व्यक्ति आएगा, उनके पास मोस्ट स्किलफुल लेबर आएगा। लेकिन टीसीएस या इन्फोसिस 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का पैकेज दे रही है मान लीजिए, और वहां पर वो बल्क हायरिंग कर रही है। तो बल्क हायरिंग करके व्हाट दे विल डू, पहले उनको ट्रेन करेंगे, फिर उनको वो वेजेस देंगे, और जो उनको वेजेस या सैलरीज मिलती हैं वो इन्फ्लेशन कॉस्ट को बीट आउट नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं जितना ज्यादा आप हायर मिनिमम वेज रखोगे उतना ही वहां पर रियल वेजेस फॉल होंगी, वहां पर स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी हो जाएगी। उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं ये बात एमएनसीज जानती हैं, ये बात बिग कंपनीज जानती हैं कि अगर हम कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें रिटर्न ज्यादा मिलेंगे क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना स्ट्रांग है, वहां का बिजनेस एनवायरनमेंट स्ट्रांग है। तो रादर देन दे आर गिविंग हाई वेजेस इन small towns, in small cities, they will prefer to give that higher wages in those big cities. तो ये higher wages का जो कमिटमेंट होता है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज हरियाणा में आप देखें, गुड़गांव को अगर आप छोड़ दें, अब आप बोल रहे हैं कि भाई रोहतक में या मान लीजिए आप चरखी दादरी में आप कह रहे हैं मिनिमम वेजेस 800 कर दें, 700 कर दें, तो उससे क्या होगा, कंपनीज वहां नहीं आएंगी क्योंकि पहली बात तो वहां पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और दूसरी बात वहां पर सरकार को यह बात भी पता है, वहां पे कंपनीज को यह बात भी पता है कि रादर देन इन्वेस्टिंग हियर वी विल गिव 600-700 टू दोस पीपल हु आर लिविंग इन बैंगलोर, हु आर लिविंग इन महाराष्ट्र, बिकॉज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज साउंड देयर। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई दे विल प्रेफर टू इन्वेस्ट देयर। अगर हम ओवरऑल बात करें इनफॉर्मल और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में, तो देखो इनफॉर्मल जॉब जो है इंडिया में डोमिनेट करता है लगभग 73.2% ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल जॉब्स। क्योंकि इनफॉर्मल जॉब्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, देयर इज नो रेगुलेशन, देयर इज नो रेगुलेटिंग एजेंसी, देयर इज नो लॉ, कोई मिनिमम वेज नहीं है, कोई ओवर टाइम नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। अगर आप देखें तो ये लगभग 73.2% है हमारे देश में।
लगातार भारत में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि स्टार्टअप कल्चर प्रमोट हो रहा है। लेकिन ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है कुछ टाइम बाद, बिकॉज ऑफ लेस ऑफ इन्वेस्टर्स, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंपटीशन। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर उन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स को आगे जाके अच्छी तरह से इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे हैं या उन्हें प्रॉपर लोन्स नहीं मिलता है एक्सपैंड करने के लिए, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम परसिस्ट कर सकती है। फिर अगर हम बात करें रीजनल डिस्पैरिटीज, मैंने आपको बताया कि रीजनल डिस्पैरिटीज इसीलिए ज्यादा हैं क्योंकि ये तीन फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक हायर वेजेस, एक नॉट सो कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट, और तीसरा ये जो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज वाला रोल है, ये एक बहुत बड़ा इशू कई बार क्रिएट करता है। तो यही भारत में, क्योंकि देखिए आप महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं, गवर्नेंस नॉर्म बेहतर है, ट्रांसपेरेंसी है। वहीं आप देखो बिहार, झारखंड में लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, पुअर गवर्नेंस, दिस इज द मेजर इशू देयर। देन स्टैग्नेंट वेजेस एंड इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन। अब ये तो हमने सारे फैक्टर समझ लिए, लेकिन इंडिया की जो खुद की ओवरऑल ग्रोथ है उसमें भी एक बहुत बड़ा स्लो डाउन है। वो स्लो डाउन इसलिए कि अगर आप देखें कि Q2 का जो अभी रिपोर्ट आया है उसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत कम हुई है, लगभग 5.4% के आसपास है। तो पूरी इकोनॉमी में एक स्लो डाउन है। अब जब इकोनॉमी में स्लो डाउन है, रेपो रेट को बदला नहीं जा रहा, जिसकी वजह से बैंक्स को लोन्स नहीं मिल पा रहे, बैंक्स लोन्स कम रेट पे नहीं दे पा रहे हैं प्राइवेट कंपनीज को, जिसकी वजह से एक्सपेंशन नहीं हो रहा है और एक विशियस साइकिल में इकोनॉमी कन्वर्ट हो रही है। बार बार लोग कह रहे हैं कि यहां पर रेट्स को कम करना चाहिए, अदरवाइज स्लो डाउन जो है ये रिसेशन में कन्वर्ट हो सकता है और भारत का जो सपना है $5 ट्रिलियन का या 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसके ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है। उसके अलावा रीजनल पॉलिसी सपोर्ट, आप ये देखिए कि कई कई बार हमने ये देखा है कि पीएलआई स्कीम एक अम्ब्रेला स्कीम है। पीएलआई स्कीम जो है उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है 14 सेक्टर्स को डिवाइड करना। अब अगर 14 सेक्टर्स में वो पूरी तरह से ग्रोथ की बात करें तो कुछ राज्यों में तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बहुत बूस्ट हुई है। देखिए आप इस बात से भी समझिए कि जितना स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज होंगी ना, उतना ही वो राज्य डेवलप होगा। मैं मानता हूं सर्विस सेक्टर या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जितनी जहां ज्यादा होगी वहीं पर चीजें बेहतर होगी। तो पीएलआई स्कीम का इंप्लीमेंटेशन कुछ राज्यों ने बहुत अच्छे से करा है, इसलिए वहां ग्रोथ हो रही है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव नहीं है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेटर इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, तो दिस इज अगेन क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। और कहीं ना कहीं फिर हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो कुछ राज्यों में इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी आ गया, अंग्रेज कुछ राज्यों में पहले से इंडस्ट्रियलाइजेशन बेहतर कर रहे थे, जिसकी वजह से वहां डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट बेहतर हुए इन कंपैरिजन टू द स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे मैं इन जनरल बात करूं, इन जनरल अगर मैं इस वीडियो पे बात करूं ओवरऑल, तो अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग कि द प्रॉब्लम डोंट लाई विद इन द स्टेट इटसेल्फ, द प्रॉब्लम लाइज दैट दीज इश्यूज नीड टू बी एड्रेस ऑन टाइम। जैसे आप पीएलआई स्कीम ला रहे हो तो पीएलआई स्कीम का होलिस्टिकली पूरे भारत के राज्यों में उसका इंपैक्ट दिखना चाहिए। माइग्रेशन जो है उसको हमें रोकना है, नहीं तो क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, राजस्थान के लड़के गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको जॉब प्रोस्पेक्ट वहां बेहतर मिल रहा है, और वो भी क्रीम बच्चे वहां जाते हैं, रीजन बीइंग कि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत सिलेक्टेड लोगों के लिए। लेकिन जो बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं, जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का झंडा लेके घूमते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि आप सोचिए कि बंगाल का बच्चा, यूपी का बच्चा, बिहार का बच्चा, उसके लिए टफ है टू हैव अडॉप्ट दोज कल्चर्स जिसका वो पार्ट कभी रहा नहीं है। उसकी वजह से अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड वो रहते हैं और फिर उन्हें लो वेजेस मिलती है। तो ये इन चीजों को यहां पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और ओवरऑल ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट पूरे देश में क्रिएट हो जिससे इकोनॉमी पॉलिसीज हमारी बेहतर तरीके से काम करें। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके मुझे कॉमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट में मेंशन करके मुझे बताइए और ये भी बताइए और क्या क्या तरीके ऐसे हो सकते हैं जिससे हम रियल वेजेस को बढ़ाएं और ना सिर्फ हमारे कुछ राज्य आगे बढ़ें, क्योंकि अगर हमें विकसित भारत का सपना देखना है तो 28 राज्य हमारे लगातार आगे बढ़ने चाहिए और यहां पर ना सिर्फ ग्रोथ बल्कि सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आप सब मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए मेरे साथ। मैं यहां पर डेली इकोनॉमी के अपडेट्स डालते रहता हूं, डेली दिन में 2:30 बजे 2:30 PM मंडे टू सैटरडे लाइव सेक्शन में मेरी आप
क्लास भी देख सकते हैं, जिसमें पूरे दिन भर की इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वो क्लास है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप इंस्टाग्राम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, 7 दिसंबर से स्टडी IQ लेकर आ रहा है अपना P2I फाउंडेशन बैच। ये हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में है, सेपरेट बैचेस हैं इसके। 2026 का अटेम्प्ट अगर आप देना चाह रहे हैं तो उसकी फीस है 29,999। 2027 का अटेम्प्ट अगर आप देना चाह रहे हैं उसकी फीस है 34,999। और इसमें अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आपको फीस रिफंड कर दी जाएगी, दिल्ली बुलाया जाएगा जहाँ MRP प्रोग्राम के तहत, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत, जहाँ पे आपका रहना खाना सब स्टडी IQ बेयर करेगा। इंटरव्यू की तैयारी आपको कराई जाएगी, 1-to-1 मेंटोरशिप होगी और बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में लिखकर मुझे बताइए व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।